हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। ये वाला वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे ग्लोबल सिनारियो को, बिटकॉइन के साथ आखिरकार क्या चल रहा है, कितना नीचे बिटकॉइन यहाँ पे गिर सकता है, कब तक बिटकॉइन यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, अर्ल सीजन आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, और सबसे बड़ी बात, अगर हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, स्पेशली इस कलर को देख के याद आए तो WazirX, जी हाँ, उसने कितना बड़ा स्कैम किया है, क्या सारी चीज़ें हुई हैं, उस स्कैम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मार्केट में अभी WazirX के साथ क्या चल रहा है। और सिर्फ WazirX नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं CoinDeces के बारे में भी, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ चल रही है कि आगे जाके ये भी WazirX की तरह स्कैम करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीज़ों को तो डिस्कस करेंगे। ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में यहाँ पे क्या घमासान न्यूज़ चल रहा है, मार्केट्स क्यों डाउन है, ट्रंप की टैरिफ के बारे में क्या हो रहा है, रेपो रेट्स के बारे में क्या चीज़ें हो रही हैं, पैसे की प्रिंटिंग कब होने वाली है, और इतना ही नहीं, इसके बाद बात भी करने वाले हैं और भी ज़्यादा ग्लोबल सिनारियो के बारे में कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, चाहे वो बिटकॉइन से रिलेटेड हो, इथेरियम से रिलेटेड हो, अल्टकॉइन से रिलेटेड हो। और अगर ये सारी चीज़ें आपको जानना है तो करना क्या है, बस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। हालांकि देखो, मैंने लाइटिंग सेटअप थोड़ा सा बेटर किया है, आप लोग बताना कि अब आपको कैसा लग रहा है, एंड इसके ऊपर फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको अपना कोई भी टोकन मुझसे एनालाइज कराना हो तो वो भी बताना। आज भी मैं एक पर्सन का टोकन एनालाइज करूँगा, उन्होंने हमें ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो जल्दी एनालाइज कर लूँगा, क्योंकि एक जगह पढ़ने में आसानी यहाँ पे हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। अगर आप हम लोगों को ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करते आ रहे हो तो सारी की सारी अपडेट मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी दी हुई है, आप चाहे तो यहाँ जाके भी देख सकते हो। जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था पिछली इस वीडियो के अंदर, या फिर इससे पहले जो मैंने चार्ट भी आपके साथ शेयर किया रहा था बिटकॉइन का, बिटकॉइन इथेरियम का देख सकते हो, नीचे गया, बिटकॉइन का भी मैंने यहीं कहीं पे चार्ट शेयर किया होगा। तो वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी कि आखिरकार मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें काम कर रही हैं, और आखिरकार क्या यहाँ पे होने वाला है। तो बिटकॉइन ने उसी फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे वर्क किया है। बिटकॉइन में मैंने आपको 1 लाख के आसपास का लेवल बताया था, बिटकॉइन लगभग 1,300,000 के आसपास जाके टच कर चुका है। क्या अभी बिटकॉइन और नीचे गिर सकता है? तो हाँ, देयर इज अ चांसेस कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत नीचे भी यहाँ पे गिर सकता है। तो अगर हम लोग अपने एक बार ब्रश टूल को भी यहाँ पे ले लिया जाए तो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए ना अभी जो मेजर लेवल है वो ये वाला, ये एक हर्डल का लेवल है जो कि बिटकॉइन यहाँ पे फेस करने वाला है। तो बिटकॉइन के अंदर जैसे मैंने हमेशा बताया कि आप कभी भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कुछ भी देखते हैं तो हमेशा हायर राइज हायर लोस को इस टाइप से फॉर्मेशन देखने पड़ते हैं, जो हायर राइज के फॉर्मेशंस होते हैं। तो बिटकॉइन को अगर देखें तो ये इसका हायर हाई हायर लो हुआ, ये वाला हायर हाई हायर लो हुआ, ये वाला हायर हाई हुआ, और अब क्या हो रहा है, अब जो प्राइसेस है ना वो नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं। अभी नीचे की तरफ फॉल करेंगे तो सबसे पहला जो जोन होता है वो हमारा यही वाला जोन था, जहाँ से कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो अच्छा खासा बाउंस कर जाए। लेकिन अगर बिटकॉइन अपने इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है, जो कि लगभग अराउंड 1,06,000 है, थोड़ा सा स्पैन की वजह से इधर उधर हो रहा है, तो आप ये चीज़ समझ के चलना कि फिर जो बिटकॉइन होगा वो अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा तो बिटकॉइन इस वाले जोन में आएगा। ये हमारा एक डिमांड एरिया है जो अराउंड आपका 98,000 से लेकर 95,000 के बीच में बना हुआ है, सॉरी 95 नहीं, 93,000 से लेकर 96,000 के बीच में बना हुआ है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाने में फेल हो जाता है, लाइक दिस, यहाँ से फेल हो गया, तो क्या होगा, फिर देन बिटकॉइन नीचे की तरफ गिरेगा। और ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो जाएगी कि यस, बिटकॉइन अभी अप ट्रेंड में नहीं जा रहा है, बिटकॉइन को थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जून के लगभग आप मान के चलो 15 तारीख तक ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, एंड आफ्टर द 15 या फिर 20 इस मंथ की एंडिंग पॉजिटिव क्लोज होनी चाहिए, जो कि बिटकॉइन को एक अच्छा मोमेंटम दे। और अगर बिटकॉइन यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, इट मीन कि बिटकॉइन इसको ब्रेक करें, यहाँ पे सपोर्ट बना ले या वापस प्राइस करें, एंड इसको ब्रेक करके 1,20,000 के टारगेट को जून मंथ में कवर अप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो जून का महीना है वहाँ पे बिटकॉइन 1,20,000 के आसपास जा सकता है, 120, 140। तो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसा मोमेंटम आता है, क्योंकि ये जो पूरा की पूरा मोमेंटम था जो पिछली बार देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ के अंदर आ गया था। इसका मतलब सिंपल क्या है कि यार बिटकॉइन जब पंप लेता है तो फ्रिक्वेंटली पंप्स लेता है, और जब ये साइडवेज में जाता है या डाउन ट्रेंड में जाता है तो यहाँ पर इसको टाइम लगता है। अगर हम बिटकॉइन के पिछले डेटा को भी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो आपको यही चीज़ यहाँ पे समझ आएगी कि पिछली बार भी ये जो डंप आया था, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा की पूरा डंप है मार्केट के अंदर, ये कितने परसेंटेज पे आया था, कितने डेज, 77 डेज़ के अंदर। लेकिन जब बिटकॉइन ने पंप करना शुरू करा तो अगर हम बॉटम को एज अ फिगर लेके चलें
टॉप तक, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो 44 डेज में टॉप आउट हो गया था। अभी करंटली सिनेरियो को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे डंप किया है, इट्स अराउंड 15 डेज, इट मीन कि 6 से 7 दिन में ऊपर हो जाएगा अगर बिटकॉइन यहाँ से अच्छा पंप अप लेता है। तो मेरे लिए जो भी नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपको मैंने डिफाइन कर ही दिया है, 1,20,000, 1,40,000 एंड 160। लेकिन मैं अभी इन दो टारगेट्स के ऊपर एकदम से नहीं जा रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 120 जो है वो नियरेस्ट टारगेट है, और अगर बिटकॉइन अपने लेवल को ATH बनाता है तो ये 120 को ईजिली कैप्चर यहाँ पे कर सकता है। इवन दैट अगर हम कुछ इंडिकेटर्स के तौर पे भी बात करें, स्पेशली जो बहुत सारे लोग देखते हैं जैसे कि मूविंग एवरेजेस हो गए, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप 10, 30 और 50 का मूविंग एवरेज देखोगे, जो येलो वाला ये हमारा 10 का है, ओके ये वाला हमारा 50 का है और ये वाला हमारा 100 का मूविंग एवरेज है। तो इसको अगर देखें तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐसा सपोर्ट दे रहा है, और अगर प्राइस नीचे गिरता है तो जो जोन के बारे में मैं आपको बात कर रहा था, जो एक डिमांड एरिया है हमारे पास, उसी जोन के आसपास हमें एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, यानी 100 मूविंग एवरेज का जहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। बट अभी प्रॉब्लम बस इतना सा है कि क्योंकि 10 डे का मूविंग एवरेज आपकी प्राइजेस के ऊपर है, तो प्राइजेस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे लास्ट टाइम आप देखोगे तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, जिसके ऊपर आपका प्राइस जो था वो अच्छा पंप कर रहा था। अभी नीचे तो हम लोगों को क्या चाहिए, ये वाला एक तो हाई ब्रेक हो, प्लस इसके ऊपर प्राइस जाए, सपोर्ट क्रिएट करें, एंड देन 120 के इज अवर फाइनल टारगेट, जो कि हम अभी के लिए जून मंथ में एक्सपेक्ट यहाँ पे करके चल सकते हैं। और अगर आप इसको भी नहीं देखते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक और इंडिकेटर बता सकता हूँ, विच इज़ अवर 50 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। आप सभी को पता होगा 50 और 200 दिन के मूविंग एवरेज को हम लोग हमेशा गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पिछले डेटा को कंसिडर यहाँ पे करें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हुआ था आपका डेथ क्रॉस, और अभी यहाँ पर हो चुका था आपका गोल्डन क्रॉस। तो गोल्डन क्रॉस होने के बाद जो प्राइजेस है वो हम सभी को पता है कि जो 50 का मूविंग एवरेज होता है उसको टच करने आती हैं, एंड स्टिल जो प्राइसेस है 50 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही हैं। अगर बाई चांस इस वाले मूविंग एवरेज से प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रॉप कर गई, देन हमारे पास सेकंड सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज का भी सेम जगह पे आ रहा है, जहां पे कि मुझे अपना डिमांड एरिया जो प्राइसेस है इसमें डिमांड एरिया देखने को मिल रहा है। इट मीन की प्राइसेस जो है वो स्टिल क्या है, बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बियरिश है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये जो शॉर्ट टर्म है ये आपका शॉर्ट टर्म है, और ये जो पूरा सेंस है ये आपका मिड टर्म है यहाँ पे फिलहाल में। तो मिड टर्म जो है प्राइसेस इट्स अ बुलिश, बट इन अ शॉर्ट टर्म इट इज अ बियरिश। नो इंपॉर्टेंट फैक्टर फिर से वही आ जाता है कि आपको इसके ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। इसके ऊपर जब सपोर्ट बनेगा तब प्राइसेस 1,20,000 जा सकते हैं। जून मंथ के एंड तक मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इतना जो प्राइसेस है वो एटलीस्ट यहाँ पे हिट कर जाए, जिससे कि हम लोग एक अलग लेवल के ऊपर फिर जा सकें। क्योंकि अगर 120 जाएगा तो फिर 140 हो सकता है हमें जुलाई या अगस्त के बीच में देखने को मिल जाए। अभी सारे एजम्पशंस होते हैं, टाइम आपको कोई भी फिक्स नहीं बता सकता है। आपको जो भी चीज़ें देखनी है वो चार्ट के अकॉर्डिंग देखनी है, और चार्ट पर जो चीज़ें चल रही हैं वो ही देखनी है। जैसे मैंने हमेशा बोला है, हायर हाइज अगर फॉर्म होंगे तो इस टाइप से होंगे, तो वैसे ही आप ये देखो तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड इट इज़ अ हायर लो। तो यहाँ तक भी हाई लो ही मैं कंसिडर करूँगा, लेकिन यहाँ पर है तो अच्छी बात है अगर बाउंस बैक दे देता है, एंड इसका हाई जब ब्रेक करेगा तो इट्स अनदर हायर हाई हायर लो हायर हाई, एंड इसी फॉर्म में मार्केट फिर 140 के भी टारगेट्स के पास यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो आई होप कि बिटकॉइन की जो करंट सिचुएशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको डिटेल में देखना है अबाउट द बिटकॉइन की बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अपना एक वीडियो डाल दिया था। आप वो वाले वीडियो को जाके थोड़ा सा चेकआउट कर लेना कि आखिरकार जो बिटकॉइन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये वाला जो चार्ट है ये आपको वो सारी चीज़ें कन्फर्म यहाँ पे कर देगा। तो सो एक सेकेंड यार लाइट चली गई है तो मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यार अगर बात करें वजीरेक्स के बारे में कि यार वजीरेक्स के साथ क्या चल रहा है क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, तो देखो वैसे भी मैं बोलूँगा कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो आपने ट्विटर टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं करा है तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन करके रख लेना। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो वजीरेक्स के साथ यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो कुछ इस टाइप से हैं कि सबसे पहले वजीरेक्स का आपको याद होगा हमने जो लास्ट अपडेट दी थी उसमें बताया था कि वजीरेक्स ने अपने लिए कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल करी थी, जो कि सिंगापुर के अंदर करी हुई थी, जिसमें बहुत सारे क्रिप्टो इंडिया से भी लोग गए थे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हैं और सारी चीज़ें करते हैं। वहीं पे अगर बात करें तो सिंगापुर कोर्ट ने बेसिकली डिक्लाइन कर दिया है वजीरेक्स के इस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को, जिसके तहत ये लोग पैसा देने वाले थे। तो पैसा कब देने वाले थे क्या देने वाले थे अगर उसके बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट में बात करी जाए तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि हम लोग आपको फरवरी 14 के आसपास जो पेमेंट है वो कर देंगे, जो कि 2025 14 फरवरी को होने वाला था। लेकिन वो पेमेंट इन्होंने फिर डिले करा, और उस पेमेंट को डिले करने के बाद ये कहने लगे कि नहीं अभी हम लोगों को कोर्ट से रिस्ट्रक्चरिंग का जैसी फॉर्मेट मिल जाएगा हम उस टाइम पे आपको पेमेंट यहाँ पे कर देंगे। लेकिन अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो मैटर था जो कोर्ट के अंदर यहाँ पे
गया हुआ था, वो अगर बात करें तो सिंगापुर कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि भैया हम लोगों से नहीं हो रहा आपका। क्यों? क्योंकि एक तो ये ढंग से डेटा दे ही नहीं रहे, रिस्ट्रक्चर का इनका प्लान भी रिजेक्ट कर दिया, और इनकी NLPA एसेट जो है वो वजीरिक्स का कहना है कि भैया सेफ तो है हम लोगों के पास, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वजीरिक्स है ना बहुत बड़ा स्कैम कर चुका है ऑलरेडी, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वजीरिक्स से आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला, उसका भी मेरे पास रीज़न है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सारे कांड तो यहाँ पे चल ही रहे थे, और इसी टाइम पे वजीरिक्स ने क्या करा, वजीरिक्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई कि इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जेंसुई नाम से। और ये कंपनी कहाँ बनाई है? ये बनाई है इन्होंने पैनामा आइलैंड के अंदर। आप इसको पैनामा आइलैंड कह लो या फिर पैनामा कह सकते हो। तो भाई एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि भैया हम लोग सिंगापुर की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, पहले तो देखो चिल्ला चिल्ला के आपने यही बोला कि हम इंडिया की कंपनी है, जहाँ पे इसका नाम क्या था, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, इनकी जो बैकएंड की जो कंपनी थी, कोई लैब करके था इनका, जेनबाई लैब करके था, ठीक है। फिर आपने बाद में कोर्ट में ये साबित करने लग गए कि आप सिंगापुर की कंपनी हो, और अब आप क्या साबित कर रहे हो कि अब आपने पैनामा में शिफ्ट कर दिया है, और अब आप उस कंपनी का नाम भी जेंसुई कर दिया है। तो भैया तो सीधे सीधे चोरी हुई ना, सीधे सीधे चोरी कर रहे हो और सबका पैसा लेके भग गए हो, तो ये तो सीधे हो गया ना भैया। सिंगापुर ने बैन कर दिया, सिंगापुर तो बोल रहा है बिना अनलाइसेंस के हम किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को चलने ही नहीं देंगे। अब जब क्रिप्टो बिना लाइसेंस के जब क्रिप्टो एक्सचेंज चलेगा नहीं, तो वजीरिक्स के पास इसका मतलब है कि सिंगापुर के अंदर भी लाइसेंस था ही नहीं, क्योंकि अगर लाइसेंस होता तो सिंगापुर में रुकते, वहाँ पर सारी प्रोसेस करते और आगे की तरफ चीज़ें बढ़ते। इट मीन कि जब इनके पास है ही नहीं तो इन्होंने चोरी करी है, इट इज़ अ क्लियर थिंग। और अगर अब आप ये चीज़ सोच रहे हो कि आपका पैसा कभी भी मिलेगा, तो देयर इज अ 100% चांसेस हो चुके हैं कि अब आपका पैसा कभी भी वजीरिक्स से वापस नहीं मिलने वाला है। चाहे ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ला दें, चाहे शार्डेम ला दें, कुछ भी ला दें, सिर्फ और सिर्फ यूजर से पैसा ऐंठने में लगे हैं। दैट्स अ नथिंग थिंग कि आपको आपका पैसा किसी भी वे में यहाँ पे वापस मिल पाए। और ये ड्रामा है, ड्रामा चलेगा। और यहाँ पर जिन्होंने भी भरोसा किया था वजीरिक्स के ऊपर, चाहे हम हो या कोई भी हो, हम सबके पैसे यहाँ पे डूबे हैं। इवन दैट एफटीएक्स जैसा एक्सचेंज जो कि बैंक करप्ट हुआ था, तो उसने अपनी पैसा वापस देना शुरू कर दिया, क्रेडिटर्स को पैसा वापस दे रहा है एफटीएक्स। तो वजीरिक्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वजीरिक्स ने कुछ भी पैसा चोरी नहीं हुआ है। इसका मतलब तो यही क्लियर हो रहा है ना कि भैया यहाँ से पैसा चोरी नहीं हुआ, ये क्या हुआ है? इसका मतलब ये लोग खुद पैसा लेके भागे। और ये रिपोर्ट अगर आपको लग रहा है कि मैंने ट्विटर पे डाल दी, तो नहीं, आपको देख सकते हो कॉइन टेलीग्राफ ने डाला है कि वजीरिक्स एग्जिट सिंगापुर, मूव टू पैनामा, है ना, आफ्टर द कोर्ट रूलिंग। तो ये क्या होता है भैया? कोर्ट ने मना कर दिया तो तुम क्या कहीं और भाग जाओगे? क्या चल रहा है भाई? रीब्रांडिंग, मतलब इस टाइम पे रीब्रांडिंग की जरूरत क्या है? अगर चलो मान लो पैनामा में कंपनी भी डालनी, तो सेम नेम से डाल लो ना, तुम्हें लोगों का पैसा ही तो वापस करना है। भाई निश्चल शेट्टी और इन्होंने बहुत गलत करा यार, मतलब हद है। मतलब जितने भी यूजर्स ने उन पर ट्रस्ट करा, जितनी भी सारी चीज़ें करी, इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज बनाया, आज मतलब उन सब की लंका लगा के भाई हम तो निकल लिए। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप देख लो, यहाँ पे ऑफिशियल खेले जा रहे हैं। नहीं मिलना भाई। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि पैसा वापस मिलना है, तो भूल जाओ। वजीरिक्स के ऊपर आप जो इतना भी सब चाहिए थी भूलो, आगे बढ़ो। आपके पास जो पैसा बचा है उससे बुल मार्केट में जो भी पैसा बन सके वो आप बनाओ, और इस चीज़ को आप भूल जाओ। अगर आगे चल के ये इंसॉल्वेंसी फाइल कर देते हैं या फिर कोई इनको ले लेता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और इतना सब होने के बाद भी इनके नाटक नहीं सुधर रहे हैं। इनका कहना है कि टुडे डिसीजन विल नॉट इम्पैक्ट NLPA असेट विच आर रिमेन सेफ। तो भैया दे दो ना, क्यों कोर्ट से रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तुम्हें टाइम चाहिए? मतलब क्या जरूरत है क्या कि तुम्हें कि कोर्ट में रिस्ट्रक्चरिंग करना है? भाई तुम्हारे पास अगर $100 पड़े तो बांट दो यूजर में इक्वल, बात खत्म करो। कम से कम यूजर को 100% नहीं तो कुछ % तो पैसा वापस मिलेगा। लेकिन नहीं, हमें तो नाटक करना है, हमें तो सारे के सारे ड्रामे पेलने। यहाँ पे देखो NPA असेट हमारे पास रिमेन सेफ है, सिंगापुर कोर्ट ने कर दिया। तो चलो कोर्ट ने कर दिया तो भैया वहाँ क्यों चले गए? वापस इंडिया आ जाते। इंडिया में सिस्टम नहीं है क्या? इंडिया के कोर्ट में अपील कर लेते कि भैया हमें ऐसे लोगों का पैसा वापस करना है। पर भैया एक चोर हमेशा चोर ही रहता है, और अगर आप करोगे तो कुछ नहीं है। वजीरिक्स इज द बिगेस्ट चोर इन द हिस्ट्री, जो कि हमें इंडिया में फिलहाल में यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और इसी के साथ यार वजीरिक्स के साथ तो ये कांड चल ही रहे थे। अब CoinDCS के साथ भी नए कांड यहाँ पे निकल के आए हैं। और CoinDCS की अगर बात करें तो आज एक न्यूज़ रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि CoinDCS के जो CTO हैं, चीफ टेक्नीशियन ऑफिसर शायद बोलते हैं, और जो इनके टॉप लेवल के लोग हैं, जिनको कि आप लीगल टीम से भी कह सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी डिटेल लिखी है, जो पिछले 5 साल से CoinDCS के साथ यहाँ पे काम कर रहे थे, वो सभी लोग को कह सकते हैं CoinDCS को क्वाइट यहाँ पे कर रहे हैं। क्वाइट मतलब छोड़ के जा रहे हैं। यार एक चीज़ सोचो, ऐसे टाइम पे जब वजीरिक्स का कांड ऑलरेडी हो चुका है, हमारे पास गिनती के इंडिया के अंदर कुछ ट्रस्टेड एक्सचेंजेस थे जिसमें CoinDCS ने अपने आप को ट्रस्टेबल प्रूफ किया था, सारी चीज़ें किया था। और अब अगर इनके अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये हमें शक का कीड़ा कहीं ना कहीं तो दिमाग में
बैठ रहा है कि भैया CoinDCS में ऐसा क्या हो गया जब WazirX के ये सारे कांड चल रहे हैं, इसी टाइम पे इनके CTO, इनके टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के ऑफिसर से लीगल टीम है वो यहाँ पे छोड़ के जाने की सोच रही है। अब आप खुद सोचो यार, कोई बंदा अगर 5 साल से कंपनी में था, चलो मैं ये सोच सकता हूँ कि कोई 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, यार टीम जा रही है। टीम का मतलब क्या होता है? टीम जा रही है CTO के साथ साथ, तो क्या किसी और एक्शन ने अच्छा ऑफर दे दिया, या फिर क्या चीज़ें चल रही है, या फिर CoinDCS में भी कुछ काले कांडी है अंदर जो हम लोगों को शायद पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भाई क्या हुआ, अगर आप देखो, चलो ये वाली तो रिपोर्ट है, ये वाला तो न्यूज़ आप देख सकते हो। कोई बोलेगा न्यूज़ की लिंक आए, तो ये रही, मैंने सब लिंक विंक दे रखी है, तो आप जाके आराम से न्यूज़ को देख सकते हो यहाँ पे, है ना। आपको जो भी पढ़ना है पढ़ो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन यार सबसे बुरा पता है क्या लगा कि भैया आप कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता क्या भाई? मतलब WazirX पे तो आप सवाल कर ही नहीं सकते, उनके तो कमेंट्स भी ऑफ होंगे, किसी को जवाब भी नहीं मिल रहा है। अब CoinDCS ने भी यही कार्यक्रम चालू कर दिया क्या? सुमित गुप्ता जी ने क्या करा भाई? क्रिप्टो अमन पाजी अब यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे कि भैया 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव, CTO, हेड ऑफ लीगल, ये क्यों स्टेप डाउन कर रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा ना स्टेप डाउन करने का, या तो किसी और कंपनी ने अच्छा पैकेज दे दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरी क्रिप्टो कंपनी खुद का कोई स्टार्टअप चालू करा, कुछ तो रीज़न होता ही है तभी तो मेनली क्या हो रहा है कि भैया रीज़न पूछा आ रहा है ना CoinDCS की एक साथ क्यों जा रहे हैं यार? किसी भी कंपनी से अगर कोई बड़ी टीम अगर एग्जीक्यूट करती है या एग्जिट करेगी तो किसी के भी माइंड में सवाल आएगा ये सारी चीज़ों का कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है। लेकिन जस्ट अ कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता ये सारी चीज़ें कि यार 5 साल से अगर कोई बंदे आपकी टीम में है और वो अचानक से छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुमित गुप्ता जी का जो मतलब बात करने का जो तरीका, इट्स नॉट अ गुड यार। अब इनका कहना क्या पड़ रहा है कि भैया डोंट स्प्रेड फर्ड। पहली बात तो यार फर्ड हम लोग नहीं फैला रहे, पहली बात ये फर्ड या कुछ भी चीज़ें, चलो अगर ये फर्ड भी है तो भाई ये न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आ रहा है ना, हम लोग कोई फर्स्ट मीडिया तो है नहीं है कि फर्स्ट मीडिया के तौर पर हम लोग यहाँ पे बात करें। हम लोग इसे सेकंड मीडिया कहलाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास भी जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है या जो न्यूज़ है वो कहाँ से आ रहा है, या तो कोई बड़ी फर्म के थ्रू आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं से आ रहा है, तभी तो हम लोग ये सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं ना यहाँ पे कि यार ये सारी चीज़ें। और अगर इतनी तकलीफ है तो भाई CEO हो आप एक एक्सचेंज के, और अभी WazirX के कांड हुए हैं, WazirX के बाद तो हम सारी चीज़ों को फूक मार के कर रहे हैं। WazirX के पहले और भी एक्सचेंजेस हैक हुए हैं भैया, FTX हो चुका है, ठीक है, FTX में भी लोगों का पैसा डूबा है, मेरा खुद का भी डूबा है। WazirX में भी हमारे साथ वही कांड हुआ है, WazirX में मेरा भी पैसा डूबा है, आपका भी पैसा डूबा है। इसके पहले बाइनेंस भी हैक हो चुका है एक बार, अभी BingX हो गया था बीच में, पर चलो उन्होंने अपने पैसे को वापस करा, रिफंड करा। तो एज अ CEO आपकी जॉब क्या बनती है? आपकी जॉब ये बनती है कि भाई हम लोग जाके क्लियर करें कि सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आप कह रहे हो कि डोंट स्प्रेड द फर्ड अननेसेसरी, तो आपको ये क्लियर करना चाहिए कि भैया आपके CTO एंड आपकी टीम के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, बट वाई दे आर लीविंग नाउ, ये चीज़ तो बताना चाहिए ना आपको। यहाँ आके ये थोड़ी ना बोलना चाहिए कि आप भैया ट्रांजिशन नहीं कर रहे, नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजिशन है, तो वो चीज़ें बोलना चाहिए भैया। सीनियर लीडर्स के बारे में डिसअपॉइंटेड है कि आपको फर्ड नहीं करना चाहिए, आप क्लियरली स्पेसिफाई कर दो, देयर इज नो बैड थिंग कि अगर आप ये बोल देते हो कि हाँ ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी कह रहे हो कि BU ट्रांजिशन है, ठीक है, आप क्लियर कर दो कि यार नहीं जम रहा है, नई कंपनियां हम और भी है, कह रहे हैं ना कि हम लोग और सीनियर लीडर्स को अक्रॉस द कंपनी यहाँ पे लेकर आने वाले। चलो ये अच्छी बात है, हो सकता है CoinDCS ने आज तक अपने आप को अच्छे से प्रूव करा है, सारी चीज़ें करी हैं, तो ये सारी चीज़ें तो, और वही चीज़ें ना भैया, हम लोग कोई फंड फैलाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन सेकंड सोर्स से आती है और उसके बाद ही हम लोग जितनी भी चीज़ें वो करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है कि वो कहीं ना कहीं ट्रांजिट कर रहे हैं, आप नए सीनियर लीडर्स को लाओगे, दैट्स ए वेरी गुड थिंग, जो कि चीज़ें होंगी। और सिंपलिस्टिक है ना यार, अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपको उसको जवाब देना चाहिए, आपको वहाँ पर ये नहीं करना चाहिए कि भैया तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो या फर्ड क्यों फैला रहे हो। सिंपली कह दो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनको जाना था, वो जाना चाहते हैं, हम दूसरे लीडर्स ले आएंगे, बात खत्म करो। अजीब चीज़ है ना, क्योंकि देखो भाई जब से WazirX के कांड हुए ना, ये चीज़ क्लियर है कि आप में कोई भी है ना किसी भी एक्सचेंज पे ट्रस्ट करने में 100 बार डरते हैं कि भाई उस पर करें या नहीं करें। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर जितने भी एक्सचेंजेस उनकी हालत बहुत अच्छी चल रही है, इंडिया के जो टैक्सेशन लॉज हैं, बाकी सारी चीज़ें, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक्सचेंजेस का वॉल्यूम हैम्पर हुआ है और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ज़्यादा चीज़ें गई हैं। इंडिया के अंदर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की एंट्रीज भी हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि चल रही हैं। तो मेजर चीज़ ये है कि देखो आपको कोई सही गलत के बारे में नहीं बोल रहा है, बस ये कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो एज अ CEO आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगी कि आप उसका जवाब क्लियर कट वे में दे दीजिए। फर्ड या बाकी चीज़ों के नाम पे उसको ना करें, क्योंकि फर्ड हम नहीं फैला रहे हैं। जो भी न्यूज़ मीडिया आर्टिकल्स होते हैं वहाँ से हमारे पास डेटा आता है और हम उसी डेटा को कॉमन पब्लिक तक कॉमन भाषा के अंदर ले आने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि WazirX की ये चीज़ें आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोर्ट में बैठा था सिंगापुर के और वहाँ से आपके लिए लाइव अपडेट ला रहा हूँ। हमारे पास भी न्यूज़ कॉइन टेलीग्राफ और ऐसी वेबसाइट से आएंगी जहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को क्लियर करना एक CEO या फिर जो भी उसके एक पोजीशन पे बैठा है उनका फर्ज यहाँ पे बन जाता है।
ओके, तो ये थी कुछ अपडेट अबाउट द वजीर एक्सचेंज कॉइन DCX। लेकिन अब यहाँ पे जो अपडेट आ रही है वो बेसिकली आ रही है हम लोगों के डॉज कॉइन के मालिक यानी कि एलन मस्क की तरफ से। एलन मस्क और ट्रम्प भाई का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि एक बिल को लेकर सारी चीज़ें बात चल रही हैं। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है वो कैसे चलता है। इनकी होती है एक डेप्थ सीलिंग। अगर हम लोग वर्ल्ड क्लॉक को देखें तो लगभग 36 ट्रिलियन के आसपास का कर्जा अमेरिका के पास यहाँ पे अभी इस टाइम पे है। और उस कर्जे को हटाने के लिए क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है, चाहे जो बाइडन की पहले इलेक्ट हुई थी 2020 के अंदर, शायद 2020 या 20 समथिंग में, अभी 20 इलेक्शन कब हुए थे, 24 में हुए ना, हाँ 2020 में उनकी हुई थी। तो पिछली बार जो बाइडन ने भी लगभग 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर छापे थे मार्केट में। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यार भाई मेरे इससे क्या होगा मतलब हंसने वाली बात भी है, ये इतने पैसे से क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भैया मैं 7 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की प्रिंटिंग करना चाहता हूँ, जिसका बिल ऑलरेडी सेनेट के अंदर जा चुका है, जो कि यहाँ पे पास होने वाला है। अब इनका कहना है कि भाई ऐसा करते हैं कि जो लिमिट है ना वही हटा देते हैं। तो लिमिट शुड बी एंटायरली स्क्रैप टू प्रिवेंट द इकोनॉमी। अब देखो इनको समझ तो आ नहीं रहा है, टैरिफ का गेम यहाँ पे चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इनका कहना क्या पड़ रहा है कि जो लिमिट है, मतलब जो आपकी डेप्थ लिमिट यहाँ पे बनती है, उसको पूरी तरीके से हम हटा देंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी प्रिवेंट हो पाएगी, जो भी हमें डिजास्टर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब इनका कहना क्या है कि जो यहाँ पे जो सीनियर हम कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट है, 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में यहाँ पे जा रहा है। तो रिपब्लिक डेमोक्रेट्स को मिलकर यहाँ पे काम करना चाहिए, ये वो बहुत सारे तामझाम चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जो कि इस टाइम पे देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं पे एलन मस्क का कहना है कि भाई क्या हो रहा है, कॉल योर सेनेट्स, बुला लो, कॉल योर कांग्रेस में, सबको बुला लो। बैंक करप्ट है अमेरिका, इट इज़ नॉट ओके। अमेरिका को सीधे बैंक करप्सी के तौर पे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, किल द बिल का नाम दिया है। क्योंकि आप खुद एक चीज़ सोच के देखो, अगर इन्होंने डेप्थ सीलिंग हटा दी, देखो अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी प्रेसिडेंट आ रहे थे वो कर क्या रहे थे, मान लो जैसे जो बिडेन आया 7 ट्रिलियन प्रिंट किया तो मार्केट में 7 ट्रिलियन आया, ठीक है। उसके पहले वापस से अपने बाइडन आए थे, ट्रंप आए थे, तो ट्रंप ने भी उस टाइम पे 5 ट्रिलियन के आसपास प्रिंट किए थे जब ये 2016 के इलेक्शन में इलेक्ट होकर आए थे। अब ये कह रहे हैं कि भैया 5 से 7 करना था, लेकिन 7 से 10 ट्रिलियन प्रिंट करना था। बट इनका कहना है कि नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आएगा, आप तो ऐसा करो लिमिट ही हटा दो, अब मेरी मर्जी में कल को 100 ट्रिलियन प्रिंट कर दूँ मतलब समझ रहे हो कि क्या चीज़ें चल रही है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो अच्छा है, देखो प्रिंट हो गया तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन तगड़े लेवल पे बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं कि आपको लग रहा है कि यार ये तो यही सारी चीज़ चल रही है, भैया जो कह सकते हैं जो अपने, या एक तो नाम इनके है ना भूल जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फेड के चेयरमैन को भी बोल रहे हैं भैया तुम बहुत स्लो, जेमी पॉवेल तुम इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे हो। जबकि इंडिया की तरफ से न्यूज़ देखें तो रेपो रेट कट हो चुके हैं। आरबीआई का जो हम लोगों को पिछले महीने सुनने में आ रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कट करेगा, वो कट कर दिया। अब 5.5 के ऊपर जो है हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया, यानी कि अगर किसी भी बैंक या बड़े इंस्टीट्यूट को आरबीआई से कर्जा लेना है तो उसकी दरें सस्ती हो गई हैं। इट मीन इससे क्या होता है कि जब भी रेपो रेट्स कम होते हैं, जब भी चीज़ें कम होंगी, तो जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो कैश है वो बढ़ेगा। कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है, मतलब आपका पैसा जो है, आपकी जो लिक्विडिटी है, आप लिक्विडिटी इसके लिए सही वर्ड होगा, वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब ये जो लिक्विडिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर कोई लोन पहले 6% की ब्याज दर पे मिल रहा था, अब वही अगर 5.5 के दर पे मिल रहा है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन होंगे, सारी चीज़ें होंगी। और हो सकता है कि जैसे अगर होम लोन आपको 9% पे मिल रहा था तो अब आपको 8.5% पे मिल जाए। और ये होम लोन से आप अगर होम लोन लेना चाहते हो, बिजनेस लोन लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी। वैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, अमेरिका में वो जेमी पॉवेल के पीछे पड़े कि भैया कम करो, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर वो कम करते तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम अमेरिका के अंदर अभी देखने की कोशिश करें तो जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्होंने कोविड के बाद से तो बहुत अच्छे बढ़ा दिए थे, लगभग 5% के ऊपर चला गया था। जिस जगह पे 0% या ऑलमोस्ट 0.25% पे लोन मिलते थे, आज लोन मिल रहे हैं 5.5%। यानी इकोनॉमी तो कोलैप्स करेगी ना, क्योंकि अगर लोन ही महंगा हो गया तो बिजनेसेस लोन नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग पर्सनल लोन नहीं लेंगे, होम लोन नहीं लेंगे। तो इकोनॉमी के अंदर से क्या होगा, जो पैसा यानी जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी क्यूटी कर चुका है, यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर चुका है, अब उनको क्यूई करना ही है। तो यहाँ पे जेमी पॉवेल का फर्ज बनता था कि ये जो इन्होंने पिछली बार यहाँ पे जो डेटा घटाया है, यानी हम सिंपलिस्टिक भाषा में अगर बात करें, इस पूरे एरिया को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट रेट कर दिए थे 5.3 5.4 के आसपास में, वो इन्होंने घटाए थे शुरू में। लेकिन अब ये रेट जो है ये वापस से कॉन्स्टेंट हो गए। कब से? जनवरी से। अब जनवरी से अभी ऑलमोस्ट 6 महीने हो जाएंगे, इन्होंने कोई भी रेट कट यहाँ पे नहीं करा है। अब अगर रेट कट नहीं करा है, सारी चीज़ें नहीं करी हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वापस से इन्होंने महंगे यानी कि एक्सपेंसिव, ये लोग अभी लोन बांट रहे हैं तो इनको सस्ता तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। अगर ये इसको सस्ता नहीं करेंगे
किसी भी केस के अंदर, तो आप ये चीज़ मान के बिल्कुल चलना कि यहाँ पे आपको तकलीफ होने वाली। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका के अंदर मार्केट्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो किसी भी जगह पे पैसा नहीं रोटेट कर पाएगा, और अगर आपको रोटेट करना है तो इसको वापस से इन्हीं लेवल्स पे लाना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होने चाहिए, जैसे कि 2008 के अंदर हुआ, यहाँ पे हुआ। और ये जितने भी ग्रे बार्स आप देख रहे हो ना, ये जितने भी ग्रे बार्स यहाँ पे बने, ये सारे के सारे रिसेशन के बार हैं। और ये रिसेशन कब आता है? जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद घटाया जाता है, तब तब रिसेशन आपको देखने को मिलेगा। और मैं आज की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, 1955 से अगर आप देखोगे तो रिसेशन तभी आए हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद घटे हैं। और ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इस साल के लास्ट में या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में Q1 Q2 के अंदर से हमें रिसेशन देखने को मिल जाएगा। और अब ये स्टेटमेंट से मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो अपना एलन मस्क है वो भी इस स्टेटमेंट को बैक कर रहा है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने कहा कि भैया जेमी पावल तुम बड़े लेट हो रहे हो, लोअर करो इंटरेस्ट रेट। लोअर करने का मेजर रीज़न क्या है मैंने आपको समझा दिया, सारी चीज़ें आपको बता दी कि इसका मेजर रीज़न यही है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, जैसे इंडिया के अंदर आज हुआ, इंडिया के अंदर 50 बेसिस पॉइंट इन्होंने कट करें, यानी कि जो 6% का ब्याज दर था वो 5.5% पे आ चुका है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे, ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा, तो मार्केट्स भी जो होंगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, ये भी पंप करेंगे। आई होप सो आपको अब ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। हालांकि इंडिया का एक स्टांस देख के मुझे अच्छा लगा कि इंडिया में एक खबर और निकल के आ रही है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेके कुछ पॉलिसीज आ सकती हैं, डिस्कशन पेपर यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। हालांकि वही डिस्कशन पेपर है जो पहले भी आया था, बट गवर्नमेंट ने इसलिए टाल दिया था कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे को ये अभी फिलहाल में करना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें करके इन्होंने हटा दिया था। बट अभी हो सकता है, और इसमें माना जा रहा है कि क्योंकि ट्रम्प का प्रो क्रिप्टो स्टांस है, देन इंडिया भी इस चीज़ को कर सकता है कि हाँ ठीक है भाई, हम थोड़ा सा सोचते हैं, विचार करते हैं, कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं। सो होप सो यार ये जो टैक्सेशन जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ी सी सुधरें तो हम आगे पीछे कुछ ढंग का काम यहाँ पे कर पाएँ। हालांकि देखो बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके तो बढ़िया खबर आ ही रही है। मार्केट आई नो कि वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अल्टकॉइन वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर बड़ी तगड़ी आ रही है। अभी जापान की जो कंपनी है जिसका नाम है मेटा प्लैनेट, वो 2,10,000 बिटकॉइन 2027 तक खरीदेंगी। अभी उनके पास 8,878 बिटकॉइन है, और ये आई थिंक इनका 5.4 बिलियन का टारगेट है, ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा था। यहाँ के वैल्यू दिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 21 मिलियन तो बिटकॉइन है, उसका 1% सप्लाई होल्ड करना चाह रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी माइकल सेलर के पास ऑलरेडी 5 लाख के ऊपर बिटकॉइन हो गए। ब्लैक रॉक ने 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन एक्वायर कर लिए। तो बिटकॉइन का क्रेज तो भैया अलग ही लेवल पे चल रहा है। इस बार 3 लाख तक भी अगर बिटकॉइन पहुंच जाएगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बिटकॉइन के चार्ट्स ये सारी चीज़ दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हो, ये एक मैंने चार्ट और शेयर किया था जहाँ पर मैंने बताया था कि जो बुल मार्केट है और जो बियर मार्केट है उसकी क्या ड्यूरेशन रही है। तो 2013 में 9 महीने का बुल मार्केट था, 38 महीने का बियर मार्केट था। ओके 2017 में 10 महीने का बुल मार्केट था, 33 मंथ का बियर मार्केट था। 2021 में 12 महीने का बुल मार्केट था, 2027 में था बियर मार्केट। स्टिल हम बुल मार्केट के अंदर हैं, लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन इस बार का बुल मार्केट लंबा चला है। इस बार सिर्फ 12 महीने नहीं, मुझे लग रहा है लपक के इस बार चल रहा है, लगभग 16 महीने या 18 महीने के आसपास का बुल मार्केट होगा। एंड बियर मार्केट जो है वो विथ अ टाइम, अगर आप इन 3 टाइम फ्रेम को देखोगे तो कम होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें आप देखते हैं कि कितना होता है, अभी 6 महीने के आसपास का और टाइम बाकी है। अगर ये आप पैनल्स के हिसाब से या ये जो कलर्स के हिसाब से देखोगे तो लगभग 6 महीने के अंदर मार्केट खत्म हो जाएगा, और रिसेशन भी उसके बाद ही यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, सारी चीज़ें के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को प्राइसेस हो सकता है 1-1.5 महीने में बहुत अच्छी पंप करें। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बिटकॉइन ऑलरेडी इतना पंप हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें हो गई, क्या बिटकॉइन यहाँ से और ऊपर जाएगा, क्या यहाँ पे सारी चीज़ें करेगा? तो उन सबके लिए चार्ट है यहाँ पे। इस चार्ट में अगर बात करी जाए तो ये चार्ट बता रहा है कि बिटकॉइन ने तो अभी अपनी शुरुआत भी नहीं करी है। जी हाँ, सोच के शायद ये लग रहा होगा यार बिटकॉइन ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर चल रहा है और आप कह रहे शुरुआत नहीं करी। हाँ, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ 2 इंडिकेटर यूज़ करे गए। सबसे पहला है मूविंग एवरेज टूल किट और दूसरा है ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स, ओके, या ट्रेंड ऑस्किलेटर। अगर आप ये ब्लू वाले जोन को देखोगे, ये बॉटम पे था, प्राइजेस ऑलमोस्ट बॉटम के नियरेस्ट थे, चलो ठीक है, वहाँ पे थोड़ा हाई था। जब इसने हाई पीक ऑफ किया तब बिटकॉइन ने टॉप लगाया। अगर आप प्रीवियस डेटा में भी देखोगे तो ये जो पीक ऑफ है इसके आसपास या पहले यहाँ पे लगा था। अभी अगर हम देखें तो अभी हम इसी लाइन के ऊपर आए हैं फिलहाल में, मतलब हमारा जो लोअर जोन था वो तीनों शेड में चला है। जो बिटकॉइन ने जितने पंप अभी दिए ना, इन तीनों में तो प्राइस नीचे ही था। अभी हमने प्राइस को डॉच करके आप कह सकते हो कि
ऊपर की तरफ सेटल करा है। अगर हम पिछले लेवल से भी कंपेयर करें इस चीज़ को तो भी 160 तक आएगा। अगर इस लेवल से कंपेयर करें तो 1400 तक आएगा परसेंटेज वाइज। इट मीन वी हैव अ गुड रूम जहाँ पे कि बिटकॉइन एक अच्छा तगड़ा पंप ले सकता है। और वही नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे मैक्रो ट्रेंड ऑक्सीलेटर को भी देखें तो ये तो अभी तक बुलिश ही नहीं हुआ है। मतलब ये तो ऐसे जोन में पड़ा है जो कि हमारा जीरो जोन है। अगर आप इसको RSI से कंपेयर करोगे ना इस वाले को, तो आपको क्या कहने को लगेगा कि वी आर ऑन द बिलो ऑफ 30%। बिलो ऑफ द 30% क्या होता है? ओवर सोल्ड जोन। ठीक है, ओवर सोल्ड जोन होता है। इट मीन यहाँ से बाइंग आएगी, और ये बाइंग कब तक आएगी? जब तक ये चार्ट पूरा सा फ्लैटन आउट नहीं होता ऊपर। मतलब ये जो कर्वेचर है, आप देखो पिछली बार भी डबल बॉटम था, फिर ये कर्वेचर हुआ। ठीक है, इस बार भी ऑलमोस्ट डबल बॉटम के तौर पे बन रहा है और कर्वेचर आएगा। तो अभी हम लोग किस सिचुएशन पे खड़े? हम यहाँ वाली सिचुएशन पे खड़े हैं, यहाँ पे। मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं वो ये सिचुएशन है, और यहाँ से बिटकॉइन ने परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस कितना ही होगा? 12,000 15,000 यही होगा। इसके बाद बिटकॉइन कहाँ गया था? 70,000। अब आप सोचो हम सेम सिचुएशन पे खड़े हैं जो कि ये सिचुएशन थी, और यहाँ पर जहाँ पे 1 लाख है, अगर यहाँ से 5 गुना हो गया बिटकॉइन तो सिर्फ 5 लाख। मैं कह रहा चलो नहीं हो रहा, ठीक है, हम 2.5 लाख तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2.5 लाख 3 लाख, 2 से 3 गुना तो हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो लिक्विडिटी एमर्ज नहीं हुई है मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि सारी जो चीज़ें हैं वो किस टाइप से वर्क कर रही हैं। और एवरेज टूल किट देखोगे तो अभी जो प्राइस है वो 48,000 पे चल रहा है। इट मीन कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये एवरेज पे 90,000 के आसपास पहुँच जाएगा। तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। इवन दैट एक और इंडिकेटर है जो कि बिटकॉइन का हैश रिबन, इसने भी इंडिकेट कर दिया वापस से एक बाइंग सिग्नल। जब इसने बाइंग सिग्नल दिया वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आया, मार्केट ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन खबरें इतनी है क्या? नहीं, खबरें और भी हैं। अब आपको असली खबरों पर वापस ले चलते हैं, और उन खबरों में क्या क्या खबरें जरा उनको भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो यार ये यूट्यूब थोड़ा सा गंदे काम कर रहा है। पहले क्रिप्टो श्याम भाई का चैनल यहाँ पे उड़ा दिया था, अब क्रिप्टो असद का भी चैनल यहाँ पे उड़ा दिया है। तो मेरा चैनल उड़ जाए उससे पहले प्लीज़ जाके टेलीग्राम ट्विटर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर उड़ गया तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट तो कर सकता हूँ कि आके मेरा ज्वाइन कर लो। ट्विटर वैसे मेरा जा चुका है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे तो थोड़ा समझ लो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। यूट्यूब क्या है ना, उड़ा देगा तो कोई सेंस बनेगा नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। इसके साथ हम अगर और न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा देखें तो देखो एक और बुलिश न्यूज़ है बिटकॉइन को लेकर। चाइना के एक मित्यू करके कंपनी है, उनके यहाँ पे जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव है उनका कहना है कि 110 बिलियन जाइंट जो मित्यू है वो बेसिकली बिटकॉइन में एंटर कर सकता है, और $1.1 मिलियन तक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे जा सकता है। इस साइकिल की बात हो रही है सारी। और इवन दैट ये नहीं, सीजी ने भी ये चीज़ बोली है। आपका जो बिटमैक्स का जो है आतर हो, उसने भी बोला कि साइकिल में पॉसिबल है कि बिटकॉइन 1 मिलियन तक चले जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 मिलियन के लिए वेट करो, क्योंकि किसी को नहीं पता 1 मिलियन जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस हो रही है ना, और ये चीज़ भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, सप्लाई पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, और ये सारी सप्लाई का एक ही काम है। आप ये देखो कि माइकल सेलर से पूछा कि भाई बिटकॉइन अगर जो नहीं खरीदता उसको क्या होगा, तो वो बोले 13 मिलियन का लॉस होने वाला है भाई को, समझ लो। ये नहीं कोई कह रहा कि 6 महीने में हो जाएगा, हो सकता है एक डेकेड की बात हो रही हो, लेकिन 13 मिलियन का लॉस हो सकता है। एक बिटकॉइन रखो 13 मिलियन का जाएगा, ठीक है। बाकी वज़ीर तो हो गया, लेकिन हाँ इथेरियम को लेकर एक अच्छी तगड़ी अपडेट्स आ रही हैं। इथेरियम के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो 3.4 लाख इथेरियम, लगभग 900 मिलियन के इथेरियम किसने बाय करे हैं? ब्लैक रॉक ने। जी हाँ, ब्लैक रॉक यहाँ पे बाय कर रहा है इथेरियम और बिटकॉइन बेच रहा है। मतलब पैसा फ्लो होना शुरू हो गया ना। जो आप लोगों को मैंने थोड़े टाइम पहले एक चार्ट शेयर किया होगा, आप लोगों ने शायद देखा हो, मैं दिखा देता हूँ नहीं तो। हाँ, एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे जो इथेरियम है उसने आउट परफॉर्म किया बिटकॉइन को Q2 के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। ग्लोबल मनी तो अभी आई रही है, एक्सचेंजेस पे ये वाला चार्ट था जहाँ पे सप्लाई खत्म हो रही है। तो ये चीज़ मैं पहले भी आपको बताई थी कि यार ये सारी सप्लाई खत्म होगी तो ऑब्वियसली आपको झटका तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये खबर भी मैंने डाली थी 1 जून को कि भैया ब्लैक रॉक ने 4,100 बिटकॉइन बेचे हैं, 27,000 इथेरियम खरीदे। और ब्लैक रॉक इथेरियम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है इस टाइम पे, तो देखते क्या होने वाला है। इवन दैट यहाँ पे जो साइबर पंक है, जो कि लेजेंड आइटम है, उनका कहना है कि 200 ट्रिलियन का पैसा इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन में डाल सकते हैं। पर ये बात कि 6 महीने साल भर के लिए नहीं हो रही है, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जो कि 10 से 20 साल के आसपास भी हो सकता है। बट फ्यूचर के हिसाब से देखें तो इट इज़ अ गुड थिंग, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यार वो वाला चार्ट तो फिलहाल में मुझे नहीं मिल रहा है, बट आप देखोगे तो आप देख लेना। और ये वाला चार्ट तो मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में भी, आपको बताया था कि मेरा टारगेट लगभग 3 लाख के आसपास जा रहा है इस साइकिल में, अगर इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग चलें, इस वाले 2 ईयर मल्टीप्लायर के हिसाब से। तो वो भी आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। देखो कोई वो नहीं है कि मैं 3 लाख बोल रहा हूँ तो 3 लाख ही जाएगा। प्राइस है, प्राइस अपने हिसाब से कहीं भी घूम सकता है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके चलना है डेफिनेटली, क्योंकि चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं इसके बाद। तो इथेरियम की परफॉर्मेंस भी ठीक है। जो 2 जोन मैंने बताया था, एक हिट हो चुका है, सेकंड
लाइन हिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो यहीं से फिर प्राइसेस के अंदर एक अप मोमेंटम आएगा। एंड स्टिल द टारगेट इज 3200 जब तक कि ये वाला लो ब्रेक नहीं हो रहा है 2300 का, क्योंकि अगर ये लो ब्रेक होगा तो फिर जो डिमांड एरिया है मार्केट का वो ये वाला है अराउंड 1700 टू 1800। ओके, तो मैं बिलीव नहीं कर रहा कि इतना नीचे आएगा, यहीं से कहीं ना कहीं मोमेंटम बनना चाहिए। 3200 एंड 3900 के रेंजेस हो सकते हैं। बाकी बड़े लेवल पे इथेरियम बुलिश है, अगर शॉर्ट टर्म में कोई डिप आ भी गया $1700-1800 तक का तो घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, मार्केट इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। टोटल मार्केट कैप में भी देखें तो अभी यहाँ पर भी लगभग सेम सी सिचुएशन चल रही है जैसे कि बिटकॉइन के अंदर है, जहाँ पे आप देखोगे तो ये लो लेवल हिट कर चुका है। एंड इसमें भी जो डिमांड एरिया है वो यहाँ पर है एट अराउंड 2.8 to 3 ट्रिलियन, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी मार्केट से कि अगर मार्केट यहाँ पे परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ नहीं गया, कोई रिजेक्शन फेस किया, तो मार्केट यहाँ आने के बाद इसको ब्रेक कर सकता है लाइक दिस वे। और ये जो वॉल्यूम है ये पूरा फॉलिंग वेज था तो इसको भी कर सकता है। बाकी अगर यहीं से ब्रेक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ये फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बना ही रहा है, आप ये देख सकते हो। इफ इट इज़ ब्रेक और गो अबाउ कह सकते हैं 3.36 ट्रिलियन, तो फिर बढ़िया, फिर 3.69 ट्रिलियन ईजी टारगेट यहाँ पे बन जाएगा। टोटल 3 को भी देखें तो यहाँ पर भी लगभग सेम सही सिनारियो है, लेकिन इसके अंदर जो लो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे, तो 780 बिलियन के आसपास का है। तो लेट्स सी कि हिट करता है या फिर बाउंस बैक करता है, वो चीज़ें हमें मिलेंगी तो लगभग प्राइस 1.13 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे फिर पहुँच सकता है। इसी के तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की ये थोड़ी सी पंप करी, ये थोड़ा सा ना मतलब आप कह सकते हैं कि हेडक वाली बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं यार अल्ट सीजन कब आएगा कब आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ऊपर जाएगी तो अल्ट सीजन क्यों आएगा? इसका मतलब अगर मार्केट में 100 रुपये थे तो उसमें से 64 रुपीज़ तो बिटकॉइन में जा रहा है, और बचा हुआ पैसा कहाँ जा रहा है? 10 रुपये हो सकता है कि आपका अल्टकॉइन में जा रहा था, और बाकी का बचा हुआ जो भी 30-40%, 25% जो भी पैसा है वो USDT में जा रहा है। तो आप एक चीज़ सोचो, अगर आप ये कह रहे हो कि अल्ट सीजन कब आएगा, तो जब तक ये गिरेगा नहीं ना तब तक नहीं आएगा। क्लियर बात है। देखो अभी ये जो डंप आया था थोड़े दिन पहले, इसमें कितना बढ़िया अल्ट सीजन देखने को मिला था, डबल डिजिट में चले गए थे अपने जो भी अल्ट कॉइन है और सारी चीज़ें। तो आप ये चीज़ सोच के देखो ना कि ये कब होगा, जब प्राइसेस जो है नीचे गिरेंगी, यानी डोमिनेंस नीचे गिरेगी। देखो बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की तरफ गिर नहीं रही है, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग अल्ट कॉइन की डोमिनेंस के बारे में बात करें तो अल्ट कॉइन की डोमिनेंस क्या कर रही है इस टाइम पे? ध्यान से समझो, लोअर लो बना रही है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और इसमें अप ट्रेंड कब आएगा? एटलीस्ट इसको ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा या ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, तभी तो अल्ट सीजन आएगा। अगर आप ये सोचो कि अल्ट सीजन कब आएगा, तो अल्ट सीजन तभी आएगा जब ये रिवर्सल लेगा। अगर ये अभी कंटिन्यू इसको भी तोड़ दिया ना, इसके सपोर्ट को भी भूल जाओ, अल्ट सीजन भूल जाओ, और प्राइसेस गिरेंगे अभी अल्ट्स के। ये चीज़ ध्यान रखो थोड़ा सा कि यार आप लोग परेशान मत हो। देखो अल्ट सीजन आना है, भले ही वो आएगा 2 महीने बाद आएगा, पर जितना तगड़े लेवल पे इस बार अल्ट सीजन आएगा ना, उतना आपने किसी भी हिस्ट्री में नहीं देखा होगा जो भी है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो बिटकॉइन कितना स्लो मूव किया इस बार, कितना स्लो मूव किया। डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ, सॉरी, नॉट ऑफ बिटकॉइन। ये जो स्लो मोमेंटम होता है ना, इसको पीक ऑफ द मोमेंटम खाता है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइजेस है उसको कितना टाइम लगा और नीचे आने में कितना टाइम लगा। सेम चीज़ जो है अगर आप इसको वीकली लेवल पे देखने की कोशिश करोगे, ओके, वीकली लेवल पे अगर आप देखोगे ना बिटकॉइन के डोमिनेंस वाले को, आप इसको पिछली बार से कंपेयर कर लो। पिछली बार क्या हुआ, जो प्राइसेस है वो यहाँ से गए लाइक दिस, ठीक है, एंड धड़ाम कितना, ये 2018 से कितना हाई लगा, 2021 कितना हुआ, 3 साल का समय लगभग, और गिनने में कितना लगा, 2021 के मिड ऑफ द 21। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटम कब था हमारा, 2022 के मिड में, और अभी टॉप ऑलमोस्ट यहाँ पर या फिर इस साल के मिड में लगेगा, यानी वही 3 साल। तो जब पिछली बार 3 साल लगे तो इस बार भी 3 साल लग रहे हैं, 3 ईयर्स। और गिरा कितने टाइम में आप खुद देख लो, 6 महीना, 6 मंथ। तो मैं बोल रहा भैया अगर जून या जुलाई में टॉप आउट कर जाए, चलो अगस्त में टॉप आउट कर जाए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 6 महीने होंगे ना, इसमें आपका अल्ट सीजन आएगा। तो बहुत लोग जो पूछे अल्ट सीजन कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आपको जवाब मैंने दे दिया है कि आखिरकार अल्ट सीजन कब आने वाला है। ओके, तो वो चीज़ें देख सकते हो। और सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अल्ट के अंदर ये जो पंप आए हैं, ये कितना आया है देखो, 53 बार्स आई हैं 371 डेज़ के अंदर, रुक के गया है ना प्राइस। यहाँ पे कितना आया था, 59 बार 413 डेज़ के अंदर। तो चीज़ें हैं। और उसके बाद गिरा कितना है, अभी तक लगभग 1200 दिन पे गिरा है। मतलब पंप आ रहा है 400 दिन का, डंप आ रहा है 1200 दिन का, तो 3 गुना का ही अंतर हो गया ना। अगर आप 12 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना हुआ, 3। सिंपल 3 ईयर्स का डिफरेंस है। पार्टी करो, मतलब आपको एक कोड क्रैक हो गया है, तो आप यही कह सकते हो इन सारी चीज़ों के अंदर। फटाफट से अल्टकॉइन को देख लिया जाए तो अल्टकॉइन की हालत ख़राब है, नीचे आने दो, जो भी आ रहे हैं DCA करो, क्योंकि मैं कोई भी लेवल बताऊंगा
जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाती जाएगी ये अल्टकॉइन नीचे आते जाएंगे। तो ये चीज़ मत सोचना कि अल्टकॉइन कहाँ खरीदूँ करूँ, DCA करो। DCA इज़ द बेस्ट मैकेनिज्म जो कि आपको मिल सकता है। इससे ज़्यादा यार कुछ भी नहीं होने वाला मार्केट में, चाहे मैं कोई भी टोकन ले लूँ, XRP हो, कुछ भी हो, कितना भी प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप फंसे रह जाओगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख के रखना। बाकी अपने दोस्त ने बोला था टाई का, तो अपन वो बता देते हैं। हालांकि मैंने उनको शेयर कर दिया है, आप नोटिफिकेशन एरिया में जाओगे तो मैंने यहाँ पे चार्ट शेयर कर दिया था। अंकित भाई ने बात करी है। तो अगर आपको भी कोई टोकन का एनालिसिस करना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैंने उनको बेसिकली शेयर कर दिया था, बट वीडियो में भी समझा देता हूँ अगर वहाँ पे समझ नहीं आया होगा। तो देखो मैं क्लियर कट आपको जो चीज़ें मैंने अभी शुरू ऑफ द वीडियो से अभी तक जो बताई है वापस से वही रिपीट करूँगा। अगर बुलिश मार्केट होता है तो हायर हाई हायर लोस इस टाइप से बनते हैं, अगर बियरिश मार्केट होता है तो इस टाइप से बनते हैं। ओके, इसका कलर चेंज होगा क्या? ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो टाई कॉइन है, TIA वाला कॉइन, इसका बॉटम है 1.9 पे। अगर ये प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा देन बियर मार्केट इज कंटिन्यू, ये चीज़ समझ लो। अगर इसको बुलिश होना है तो इसको ये ICH जो मैंने लिखा है ना, जो 3.4 के आसपास है, लगभग $3.4, इसको ब्रेक करना एसेंशियल है। इसको ब्रेक करें, यहाँ पे नीचे आ जाए भले फिर वापस, इट इज़ अ बुलिश। क्यों? फिर मैं कम से कम इसको $10 तक बुलिश मान लूँगा, और $10 जिस दिन ब्रेक हुआ इट इज़ अ मल्टी बुलिशनेस, गया फिर प्राइस ऊपर, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, यू आर इन अ बियर मार्केट, दैट्स अ थिंग एंड अ सिंपल थिंग जो कि आपको अपने पास ध्यान यहाँ पे रखनी चाहिए। ठीक है, और यही सारी चीज़ें काय पे अप्लाई होती हैं, चाहे आप GRT ले लो, चाहे आप डॉगी कॉइन ले लो, कुछ भी ले लो, सब की सब अभी उसी फेज में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्द अल्ट सीजन, बुल मार्केट सब कुछ कंटिन्यू मिलेगा, लेकिन पहला पैसा बिटकॉइन में ही आएगा। तो ये चीज़ एक बार फिर से मैं साइकिल रिपीट कर देता हूँ जिसको नहीं पता है। पहला पैसा बिटकॉइन में आएगा, देन पैसा इथेरियम में जाएगा, और फिर अल्ट में आएगा, या इथेरियम और अल्ट में साथ में आएगा। ये चीज़ों को थोड़ा फोकस यहाँ पे रख के चल सकते हो। तो आप लोग बताओ कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या सारी चीज़ें आपको जानने को मिली। मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताने की। अगर आपको कोई अल्ट कॉइन देखना है, अगर जानना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। WZIRX को लेकर आपको क्या लगता है, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। कॉइन DCS को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ये सारी चीज़ें सही हैं, गलत है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। ग्लोबल सिनेरियो को आपको देख के क्या लग रहा है, रिसेशन के बारे में क्या लग रहा है। एंड यस, अगर आपने टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो नहीं करा तो कर लो ना भाई लोगों। आप लोगों को इतने सारे चार्ट, इतनी सारी चीज़ें, वो भी आप तो मैं इंग्लिश में डाल रहा हूँ, ताकि जिसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो भी आराम से पढ़ सके। और आपको एक एक चीज़ की अपडेट टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर यहाँ पे मिल रही है। तो जाओ बिंदास अपडेट लो। और वीडियोस बनाने में टाइम लगता है यार डेफिनेटली, क्योंकि समझ रहे हो ना ये वीडियो कितना बड़ा हो गया, कितनी सारी चीज़ें जो कि कवर करनी पड़ रही है, ग्लोबल सिनेरियो में चल रही हैं। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड कमेंट कर दो जितनी भी चीज़ें मैंने पूछी।